हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स होता क्या है? लीगल मैक्सिम्स बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल हैं जो टाइमली डेवलप्ड हुए हैं, यानी रोमन लॉ से डेवलप हुए हैं, ग्रीक लॉ से डेवलप्ड हुए हैं, या जो भी लीगल सिस्टम था हमारा नहीं, यूरोपियन, अमेरिकन या अन्य, उस समय तो ये नाम नहीं थे, तो उस दौरान यानी बाहरी, भारत से बाहरी जो हुए लीगल सिस्टम, उनमें ये ऐसे प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए, ये मूलभूत सिद्धांत डेवलप्ड हुए। तो उसको एक नाम दे दिया गया, एक शब्दों के रूप में उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को लिख दिया गया। वो आज भी यूज होता है, एज इट इज यूज होता है, क्योंकि मॉडर्न लीगल सिस्टम इस प्रकार से है, इस तरीके से है कि सभी एशियन देशों में या अन्य देशों में भी, खासकर हमारे यहां भी वही लागू हो रहा है जो इंग्लिश इंग्लिश लॉ सिस्टम ही बोलते हैं हम इसको आमतौर पे। तो ये सिद्धांत इंग्लिश लॉ सिस्टम में एज इट इज एप्लीकेबल है, जो कि रोमन लॉ सिस्टम में थे, ग्रीक लॉ सिस्टम में थे, या अन्य कहीं पे थे। आइए एक एक करके देखते हैं लीगल मैक्सिम्स क्या क्या है। फर्स्ट हमारा लीगल मैक्सिम है नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। Actus non facit reum nisi mancit rea. Act alone does not make a person guilty without guilty mind. Actus यानी एक्टिविटी, यानी कोई एक्ट, नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। एक्ट नॉन, एक्ट यानी कोई काम है वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है जब तक उसके साथ मेंस हो। मेंस यानी मेंटल इंटेंशन हो, यानी कुछ बात हो, यानी अकेले अकेले से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैंने कोई काम किया, उस काम से नुकसान हुआ एक व्यक्ति का, एक कोई सामने था विक्टिम, उसका नुकसान हुआ, और मेरी इंटेंशन उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, तो ये अपराध नहीं है, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने उसको बचाने के लिए उसको खींचा, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तो खींचने से उसको चोट ज्यादा लग गई, सड़क पर वो उसका फेस कहीं रगड़ गया, पर मेरी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी, यानी मेरी इंटेंशन सही थी, पर मेरा एक्ट का रिजल्ट कुछ और आया, तो ये ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। यानी एक्टस नॉन फेसिट, यानी एक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेंस सिट जो उसकी मेंटल स्थिति है, इंटेंशन है, उसके साथ अगर जो कोई काम किया उस दौरान रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी दोषपूर्ण मन के बिना अपराध नहीं, यानी एक्ट अलोन डजंट मेक अ पर्सन गिल्टी विदाउट गिल्टी माइंड। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अगला है नेमोस जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। नेमो जुडेक्स, जुडेक्स मतलब जज, जूट, JUD जज, समान के चले। नेमो यानी नहीं होगा जज, इन कॉजा सुआ यानी अपना कॉज यानी मामला, सुआ यानी सेल्फ। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया, उसको उस ऑफेंस के निर्धारण के लिए, यानी उस मैंने ही अपराध किया और मेरे को ही फैसला करने के लिए न्यायाधीश बनाया जा रहा है, उसमें मेरे ऑफेंस का फैसला मैं खुद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी कोई स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं करेगा, यानी न्यायाधीश नहीं बनेगा, न्याय नहीं करेगा। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्जुसेट कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अज्ञानता बहाना नहीं है। इसका अर्थ है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्जुसेंस। इग्नोरेंस ऑफ जुरिस मतलब होता है लॉ, इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोरेंस, जुरिस मतलब लॉ। कहता है लॉ की इग्नोरेंस नॉन एक्जुसेट, एक्सक्यूज नॉन, नॉन मतलब नहीं, एक्सक्यूज नहीं होगी। लॉ की इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं होगी, यानी माफ नहीं की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने एक व्यक्ति का फोन छीन लिया और बाद में मैंने ये प्ली ली कि सर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि फोन छीनना, स्नैचिंग अपराध है, यानी मेरे को
लॉ के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। लॉ के बारे में आपको जानकारी थी या नहीं थी? लॉ में यदि किसी काम को, किसी एक्शन को ऑफेंस बनाया गया है तो ऑफेंस है। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति बाहर रह रहा है, उसे भारतीय लॉ नहीं पता, विदेश से आया और उसने ऐसा कोई काम किया जो यहाँ अपराध है, हो सकता वहां वो अपराध नहीं था उसके देश में, तो भी ये ये प्ली एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि जी वो वहां से आया, उसे मालूम नहीं था। मालूम हो या ना हो, इग्नोरेंट है या नहीं है, लॉ में लिखा ऑफेंस है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है जी, कानून के ज्ञानता बहाना नहीं है। वॉलेंटाइल नॉट फिट इंजुरिया टू अ विलिंग पर्सन, नो इंजरी इज डन। स्वेच्छा से जोखिम उठाने वाले को कोई हानि नहीं। वॉलेंटाइल, वॉलेंटाइल मतलब था वॉलेंटरी, नॉन फिट इंजुरिया। किसी व्यक्ति अगर जो वॉलेंटरी इंजरी करवा रहा है, यानी कोई व्यक्ति मुझे बोलता है भाई मुझे थप्पड़ मार, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उस थप्पड़ मारने से उसको कोई नुकसान पहुंच गया, उसके कोई दिक्कत हो गई, रेशिस आ गया, दांत टूट गए या कुछ हुआ, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों? उसने वॉलेंटरी इंजरी के लिए एक्सेप्टेंस दी थी खुद में। उसको किसी ने कहा नहीं, वॉलेंटरी कहा भाई मुझे मार, भाई तू मेरे साथ बॉक्सिंग कर। तो आमतौर पे जैसे बच्चे बोलते हैं भाई तू मुझे लात मार, भाई बॉक्सिंग कर, तो मेरे फेस पे बांध, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो जो इस तरीके से वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। विलिंग पर्सन के लिए इंजरी अगर जो हुई है, किसी ने इंजरी के लिए खुद को विलिंग किया है, तो कोई मेरा कोई ऑफेंस नहीं होगा जी। ऑडी एल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, इसका मतलब ऑडी एल्ट्रम पार्टम, दूसरे व्यक्ति को भी, अल्टरनेटिव, अल्टर मतलब अल्टरनेटिव, यानी दूसरे व्यक्ति को भी सुना जाए। यानी कोई अगर जो दो लोग हैं, चाहे मालूम ये होता है कि दूसरा व्यक्ति घोर अपराधी है, बड़ा ही ऐसी एक्टिविटी में रहता है जो कि दूसरों की हत्या में शामिल हो, जो कि हो सकता है आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, लेकिन अगर जो उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है तो उसको भी सुना जाएगा। यानी किसी भी एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं दिया जाएगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा, सभी साइड्स को सुना जाएगा, सभी पार्टीज जितने लोग हैं, चाहे विक्टिम है चाहे ऑफेंडर है, सबको सुना जाएगा, सुनवाई का मौका सबको दिया जाएगा। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना हानि। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज है विदाउट लीगल इंजरी, डैमनम साइन इंजूरिया, साइन मतलब बिना, डैमेज, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। भाई लीगल इंजरी तो हुई नहीं पर उसको डैमेज मिल रहा है, भी एक कैसे, जब एग्जाम्पल आएगा तब उसको बताएंगे, पर यह कि कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना हानि। ठीक है, अभी आएगा, आते हुए बात होगी हमारी, इसके नीचे है, उसके बाद देखते हैं। उबी जस इबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। उबी जस इबी रेमेडियम, रेमेडी है, यानी जस मतलब राइट, JUS, जस मतलब राइट। तो जहां आपका राइट है कोई, वहां आपको रेमेडी भी मिलेगी। अगर आपका राइट है कि आपको फ्री एजुकेशन दी जाए, गवर्नमेंट स्कूल में आपका राइट है फ्री एजुकेशन पाने का, तो आपको फ्री एजुकेशन अगर सरकार नहीं दे रही है तो आपके पास रेमेडी भी है, यानी उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास कोई राइट्स हैं, कोई राइट है, कोई अधिकार है, तो उस अधिकार के लिए आप अदालत जा सकते हैं। यानी राइट है तो उस राइट के इन्फोर्स करने के लिए कुछ रेमेडीज भी हैं, यानी कुछ वेज हैं, अल्टरनेटिव भी हैं। तो वो भी जस्ट सी बी रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। आपका राइट है कुछ पाने का, मेरा राइट है साफ सांस लेने का, साफ हवा में सांस लेने का। मान लीजिए हवा ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि राइट है, तो मैं गवर्नमेंट की एजेंसी पे मुकदमा ठोक सकता हूं कि भाई मुझे स्वच्छ हवा दी जाए, पेड़ लगाए जाए, यहां से पॉल्यूशन वाले व्हीकल ना निकले, तो ये राइट है आपका। ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनो, यानी लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, वास्तविक हानि न होने पर भी कानूनी हानि। अब देखें, समझ में आएगा, इलीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। भाई आपका सपोज आप 18 के हो गए हैं, अगर आपको वोट देने का अधिकार है,
आपका वोट देने का अधिकार किसी ने देने नहीं दिया, आपको रास्ते में पकड़ के बैठा लिया या कैसे भी आपको बहका दिया और वोट देने का टाइम निकल गया। तो देखें, लीगल इंजरी हुई, लीगल राइट था आपको वोट देने का विदाउट एक्चुअल डैमेज, पर आप जिसको देना चाहते थे वोट वही व्यक्ति जीत गया। मान लीजिए आप बीजेपी को देना चाहते थे या आप आम आदमी पार्टी को देना चाहते सपोज, या अन्य किसी पार्टी को देना, आप जिसको वोट चाहते थे वही जीता। लेकिन आप उसी ही व्यक्ति को वोट जब वोट देने जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने आपको रोक लिया या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने आपको रोक लिया, तो आपकी लीगल इंजरी हुई, यानी आपका जो राइट था वो राइट में कोई ना कोई दिक्कत आई, लेकिन आपको नुकसान तो फिर भी नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वही हुआ, लेकिन फिर भी तो ये स्थिति कहलाती है इंजूरिया साइनो डैमनो, यानी लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, इन सब का यूटिलिटी है। आपके एग्जाम में अगर तो कोई फ्रेज आता है, कोई लाइन आती है, या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है इस लीगल मैगजीन का अर्थ क्या है। लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस यानी पेंडिंग लिटिगेशन, यानी विचाराधीन वाद। इसका क्या अर्थ है? लिस पेंडेंस का मतलब कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है, उससे रिलेटेड पहले से कोई मुकदमा होता है, तो कहते हैं जी कि उसका वाद विचाराधीन है। इंग्लिश में कहते हैं पेंडिंग लिटिगेशन और लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं लिस पेंडेंस है। अब है 10वां प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई होता है एट फर्स्ट साइट, यानी प्रथम दृष्टया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देखते के साथ ही लगे नहीं। प्राइमा फेसाई यानी प्राइमरी, फेसाई यानी फेस, यानी फेस को पहले देखते के साथ ही, प्राइमरी रूप से, प्राइमरली देखते के साथ ही लगेगा एट फर्स्ट साइट, देखते के साथ ही कोई चीज समझ में आना। जैसे कोई विक्टिम आया, उसने कहा मेरा रोड में एक्सीडेंट हो गया, तो आपको देख, अगर उसके खून बह रहा है बिल्कुल, मतलब, और उसके जो क्लॉथ्स हैं फटे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि हर जगह उसके ब्लीडिंग हो रही है, उसका चोट लगी हुई है, तो प्राइमा फेसाई ये लगेगा कि इसके, प्राइमा फेसाई यानी देखते के साथ ही लगेगा, एट फर्स्ट साइट पे लगेगा कि हाँ भाई इसके तो चोट लगी ही है। तो बाकी चीजें देखने की इंपॉर्टेंस या जरूरत बाद में होगी, क्योंकि फेस ऑफ इट बिल्कुल ही सामने दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ इसके तो लगी है, एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ वो तो नहीं पता, पर चोट लगी है, तो ये है प्राइमा फेसाई। अगला है रेशियो डेसिडेंडी, रीजन फॉर डिसीजन, निर्णय का आधार। रेशियो डेसिडेंडी यानी अगर कोई फैसला देता है कोई जज या कोई अन्य कोई ऐसा एडजुकेटिंग अथॉरिटी है, तो अपने फैसले का बेस क्या बनाएगा? मान लीजिए चोरी की, अगर कोई सपोज ए पर्सन ने चोरी की बी के सामान को, चोरी का ऑफेंस जो है कौन से सेक्शन में है, वहां पर ये ऑफेंस दिया हुआ है, कहाँ एक्सप्लेन है, कहाँ इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट मीट करते हैं, तो वो जब कोई फैसला देगा वो सारा लिखेगा, तो वो लिखेगा रीजन फॉर, कि उसने जो फैसला दे रहा है उसका रीजन का डिसीजन क्या है, रेशियो डिसिडेंडी लिखेगा कि ये हुआ और ऐसी स्थितियों में, ऐसी जो सिचुएशन में ये दिया जाना चाहिए, और उसको ये इतनी 6 महीने की, 2 साल की, 5 साल की, या जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सारी सिचुएशन को देखकर लगता है कि इसने ये ऑफेंस किया है, तो उसको बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। अब आता ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? सहायक टिप्पणियां, यानी इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशंस, यानी जब कोई जज फैसला देता है या जब कोई जस्टिस फैसला देता है, कोई ऑर्डर देता है, ऑर्डर नहीं सॉरी जजमेंट देता है, तो उसमें ऐसी भी कुछ बातें लिखता है जो कि जजमेंट का पार्ट नहीं बनती। जैसे ऐसे भी जस्टिस हैं जो फैसला दे रहे हैं और उस फैसले में फिल्मी कोई बात भी लिख दे रहे हैं, फिल्म का कोई डायलॉग लिख दे रहे हैं, या कोई लिटरेचर की कोई बात लिख दे रहे हैं, या कोई हिस्ट्री की कोई बात लिख दे रहे हैं, तो वो जजमेंट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो ऑबिटर डिक्टा है, यानी उनकी कोई ऐसी डिक्टेशन है, इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने कोई बात समझी और उससे उसको जोड़ दिया गया। यानी जैसे मान लीजिए कोई डकैती हुई, तो
जो जज था उसने उसमें शोले फिल्म का एग्जाम्पल दे दिया और उसमें लिख दिया कि पहले ऐसा होता रहा, हमारी फिल्मों में भी दिखाया गया है कि डकैती एक एक ऑफेंस है बहुत बड़ा। तो अगर जो वो फिल्म का नाम मेंशन उसमें लिख रहा है, बता रहा है, तो वो ऑबिटर डिक्टा का पार्ट बन जाती है, यानी वो जजमेंट के में इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशंस हो जाती है। अब आता है स्टेयर डिसाइसिस, फॉलो प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णयों का पालन। यदि स्टेयर डिसाइसिस, डिसाइसिस यानी डिसीजन, अगर कोई फैसला हुआ पहले, आज के 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल पहले, और सेम फैक्ट आ जाता है कोर्ट के सामने, सेम सिचुएशन आ जाती है, सेम पार्टीज, हो सकता है सेम पार्टीज भी आ जाए, तो सिचुएशन सेम होती है, फैक्ट सेम होते, तो फैसला भी सेम होगा। यानी देयर डिसाइसिस, यानी जो भी प्रेसिडेंट यानी पहले जो फैसले हुए हैं उनको फॉलो किया जाए, पूर्व निर्णयों का पालन किया जाए, यानी उस पर बेस ही फैसले दिए जाए। इसलिए लोअर कोर्ट के जो फैसले होते हैं सभी स्टेयर डिसाइसिस ही होते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट अपने सोच से कोई फैसला नहीं देता है, बल्कि जो पहले से प्रेसिडेंट हो चुके हैं, आमतौर पर सभी केस हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड ऑलरेडी कर ही रखे होते हैं सेम फैक्ट्स पे, या सेम फैक्ट पे या सेम सिचुएशन पे, तो वो उन्हीं को ही लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उन्हीं फैसलों को फॉलो करती हैं। तो इसको माना जाता है स्टेयर डिसाइड्स, कि उन्होंने प्रेसिडेंट फॉलो किया कि ऐसा होता था ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा हुआ, तो इसलिए हम ये फैसला दे रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आया डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेटलेक्स, लॉ डजंट कंसर्न ट्रिफल, यानी कानून कुछ बातों की परवाह नहीं करता, यानी डी मिनिमिस या मिनिमाइज नॉन क्यूरेटलेक्स, मिनिमम चीजों को लॉ नहीं समझता। इसका अर्थ ही निकालें, यानी आप एक कोई व्यक्ति आया एफआईआर लिखवाने आ रहा है कि फला व्यक्ति ने मेरे को चूटी काट ली, तो चूटी काट ली यार, ये तो कोई बहुत छोटी बात हो गई। या कोई एफआईआर के लिए आता है, जी इसने मेरी शॉप में चोरी कर ली, अब चोरी तो चोरी है, ऐसा तो है नहीं, चोरी तो चोरी ही है। लेकिन कानून में, लॉ में एक ऐसा प्रिंसिपल है, वो कहता है ट्रिफल बातों का, यानी छोटी मोटी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा उस पर अटेंशन नहीं देना, अदरवाइज मुकदमे ही होते रहेंगे। तो कहता है डी मिनिमिज नॉन क्यूरेटलेक्स, मिनिमम चीजों का या मिनिमल चीजों का यानी छोटी चीजों का लॉ ज्यादा नहीं उसको देखेगा। तो कानून तुच्छ बातों की परवाह नहीं करता, लॉ डजंट कंसर्न ट्रिफल्स, छोटी मोटी बातों की बात लॉ नहीं करेगा कि पेंसिल चोरी हो गई एफआईआर करवा लो, इसके पीछे सालों साल मुकदमा चला दो, किसी ने चोटी काट ली मुकदमा चला दो, किसी ने सुई रखी थी सुई चुभ गई मुकदमा चला दो। नहीं भाई, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी कहेगी क्या छोटी बात लेकर आ गए, थोड़ा इसको यहां से। नेक्स्ट, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शियो, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इलीगल कॉज, अवैध कार्य से अधिकार उत्पन्न नहीं, यानी एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटो एक्शन। मैं सपोज मैं कोई अवैध काम कर रहा हूं, अब उस अवैध के लिए मैं कोई लॉ से अपनी प्रोटेक्शन चाह रहा हूं, तो भाई मुझे कहां से मिलेगी ऐसी प्रोटेक्शन? यानी कि देखिए, कहता है नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इलीगल कॉज एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्शन, यानी अगर जो मैं कोर्ट से रिलीफ चाहता हूं या लॉ से मैं रिलीफ चाहता हूं, लॉ को अपने फेवर में लेना चाहता हूं, तो मेरे द्वारा कोई इलीगल काम ना हो। यानी एक एग्जांपल कि भाई मैं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने मकान पर या अपने किसी फील्ड पे मेरा इलीगल कनेक्शन हो रहा है और उसके जरिए मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बनाया 4 मंजिल। अब मैं उसमें ये कहूं मेरा इलीगल था, मेरा सारा कंस्ट्रक्शन बेशक इलीगल था, लेकिन मुझे इसमें गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेरा नक्शा पास होना चाहिए, मेरे मकान को तोड़ा ना जाए, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा के बनाया। लॉ ये कहता है कि भाई तुम खुद ही लीगल हो और तुम्हारा एक्शन भी लीगल है, तुमने जो काम किया वो इलीगल है, तो भाई इलीगल चीजों का हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। दैट इज एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटो एक्शियो। ओके, अब है कंसेंसस एड इडम,
यानी मीटिंग ऑफ माइंड यानी विचारों की एकरूपता। कंसेंसस कंसेंसस एड इडम यानी एक जैसे विचार, एक जैसी कंसेंस, एक जैसी सूचना। अब यानी मान लीजिए दो पार्टी हैं, दोनों पार्टीज मिलकर कोई एग्रीमेंट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं सोचूं ये कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, सामने वाले सोचे नहीं जी ये तो 80,000 का है, नहीं। या मैं कुछ जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है मैं कुछ और सोचूं और हो कुछ और, नहीं। दोनों पार्टी का कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, यानी मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। जो वो कह रहा है वही वो समझ रहा है, जो उसने शर्तें रखी, जो बातें रखी, वो दूसरा व्यक्ति फॉलो करने को तैयार है, मानने को तैयार है, यानी कंसेंसस एडिडम यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड, विचार एक जैसे होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है पैक्टा सट सर्वेंडा यानी एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, समझौता पालन योग्य है। यानी पैक्टा होता है, पैक्टा होता है पैक्ट, पैक्ट यानी समझौता, समझौता संट सर्वेंडा, पैक्टा संट सर्वेंडा यानी कोई अगर जो एग्रीमेंट हो रखा है तो उसको फॉलो किया जाए। क्योंकि मान लीजिए दो व्यक्तियों ने कोई एग्रीमेंट किया, हाँ मैं आपको ये सामान बेचूंगा और आप मुझे इतना एडवांस दे दीजिए, तो बाद में वो बोलता है कि भाई मैं तो नहीं बेचूंगा, पर कोर्ट ये कहेगी पक्का संटा सर्वेंडा, यानी अगर जो एग्रीमेंट आपने किया है तो फॉलो कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे फॉलो नहीं होता रहा तो देश के इकोनॉमी पे असर हो जाएगा। मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर आपस में कोई समझौता होता है कि हाँ भाई ऐसे हम आपसे लेंगे आपसे देंगे, एक एग्रीमेंट होता है या कोई बिजनेस एग्रीमेंट है, और दूसरा उसको ना माने तो इकोनॉमी पे तो असर होगा ही, साथ साथ आपसी रिश्तों पे भी असर आ जाएगा। यानी हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी असर आ जाएगा। उस पर क्या असर आ जाएगा? मान लीजिए डॉक्टर है, हॉस्पिटल से उसने एग्रीमेंट किया कि मैं आपके साथ 2 साल की इंटर्नशिप में आऊंगा या मैं आपके यहाँ जॉब करूंगा, और वो उस एग्रीमेंट को वो नहीं मानता, फिर क्या होगा? फिर होगा कि मरीजों को दिक्कत होगी, हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, बहुत सारी बातें आ सकती है, आपस में बहुत ज्यादा हो सकता है मुकदमेबाजी हो जाए। तो इसलिए सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए भी, लीगल की डेवलपमेंट के लिए भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीमेंट को मानना जरूरी है, यानी एक्टा संट सर्वेंडा जरूरी है। 18वां है हमारा लीगल मैक्सिम क्वांटम मैरियट, यानी एज मच एज अर्न, किए गए कार्य का उचित प्रतिफल। क्वांटम मैरियट यानी जितना किया उतना। मान लीजिए मैंने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे काम के बाद मुझे ऐसी सैलरी दी जा रही है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी मुझे मान लीजिए 4 घंटे काम के 20 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये कोई बात समझ में नहीं आएगी। यानी भाई मैंने जितना काम किया उसके हिसाब से दो, यानी क्वांटम मैरियट, क्वांटिटी के अनुसार दो मुझको, मेरे को क्वांटिटी के अनुसार दो। या मान लीजिए मेरे व्हीकल का एक्सीडेंट होता है और ज्यादा नुकसान होता है, मान लीजिए 1,000 रुपए का नुकसान होता है, और मुझे सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला जिसने ऑफेंडर है, यानी जिसने मेरे व्हीकल में स्ट्राइक की, टक्कर मारी, वो मुझे 20 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, तो कोर्ट कहेगी नहीं भाई क्वांटम मैरिट, इतना ये हुआ है उसके अनुसार दो ना, उसके अकॉर्डिंग दो, ऐसा थोड़ी है कि इन एप्रोप्रिएट दोगे। ठीक है, तो है क्वांटम मैरिट यानी एज मच एज अर्न, यानी जितना है उतना, किए गए कार्य का उचित प्रतिफल हिंदी में। एक्टस क्यूरियाई नेमिन ग्रेविट, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइस नो वन, न्यायालय का कार्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। एक्टस क्यूरियाई नेमिन ग्रेविट यानी कोर्ट के सामने विक्टिम भी और ऑफेंडर भी दोनों सेम स्टेज पर होते हैं, दोनों पैरेलल हैं। कोर्ट के लिए ना तो विक्टिम लोअर लेवल पर है ना ऑफेंडर लोअर लेवल पर है, सब इक्वली है, यानी कोर्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी फैसला देते हुए। यानी एक्टस क्यूरियाई नेमिने ग्रेविट, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइस नो वन, न्यायालय का कार्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, यानी एक्ट क्यूरियाई नेमिन ग्रेविट। कोर्ट फैसला देती है तो सोच समझ के देती है, दोनों पार्टी को सुन के देती है, इक्वली ट्रीटमेंट देती है दोनों पार्टी को इक्वली टाइम देती है, अपॉर्चुनिटी देती है।
कोर्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसीलिए कोर्ट के दिए गए फैसलों को ये नहीं माना जाएगा कि कोर्ट ने प्रेजुडाइज होकर दिया है, यानी दूसरे को सोच के दिया अच्छा इसने ऐसा किया तो इसको सजा नहीं। कोर्ट एक, इसलिए आपने देखा होगा अदालतों में फोटो देखी होगी न्याय की देवी, वो तराजू में न्याय को तौलती थी, उसका तराजू का अर्थ था कि दोनों इक्वल ही माने जाएंगे तो वो फैसला देगी, ठीक है। यानी कोर्ट के दिए गए फैसलों को इस बात से गलत नहीं ठहराया जाएगा कि उसने कोई भेदभाव किया है, ठीक। लास्ट हमारा इक्विटी लुक्स एट द सब्सटेंस, यानी कि इक्विटी लुक्स एट द सब्सटेंस, यानी इक्विटी लुक एट द सब्सटेंस नॉट द फॉर्म। न्यायालय सार को देखता है, रूप को नहीं। इक्विटी लुक्स एट द सब्सटेंस, यानी कोर्ट ये देखेगा कि तुम्हारे पास फैक्ट क्या है, एविडेंसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि तुम कौन हो, वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, वो देखेगा कि जो ये सिचुएशन बताई गई है, जो कोर्ट के सामने जो शिकायत आई है, कंप्लेंट आई है या जो भी इंफॉर्मेशन आई है, उसमें तुम्हारा रोल क्या था, यानी तुम क्या हो। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि तुम लोअर हो, हायर फुटेज पे हो, अमीर हो या कोई इंफ्लुएंशियल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ये देखेगा तुम्हारे पास सब्सटेंस क्या है, तुम्हारे पास अपने फैक्ट को रखने के लिए ग्रेविटी क्या है, यानी कोर्ट भेदभाव नहीं करेगी, इसका मतलब भी यही था। तो आज का हमारा टॉपिक लीगल मैक्सिम्स था पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है और वो पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, उसे भी जरूर देखो बच्चों। लीगल मैक्सिम्स आपके एग्जाम में आता है मतलब हो सकता है लीगल मैक्सिम्स देकर 2 या 3 उनको बोल दिया जाए मैच करो, ठीक है, ऐसे सी को ऐसे मैच करो, या सीधे सीधे पूछ लिया जाए या पैराग्राफ में पूछा जा सकता है। तो बच्चों लीगल मैक्सिम्स के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, और बल्कि आप लॉ एस्पिरेंट्स हैं, आपको और बेहतर जानकारी होनी चाहिए ताकि औरों को भी आप बता सको। अगर आपको लीगल मैक्सिम्स की जानकारी है तो लॉ के जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं या कुछ ऐसे रूल्स हैं, वो लीगल मैक्सिम में ही जुड़े हुए हैं, तो आपको अलग से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, लीगल मैक्सिम आपके लिए काम हो जाएगा। हालांकि अभी आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, लेकिन लॉयर बनने के बाद या हो सकता है आप जज बने, हो सकता है आप एग्जीक्यूटिव बने कहीं पे, तो भी आपके काम आएगा ही। तो बच्चों उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे चाहे तो मेरे नंबर पर मैसेज करें 8800815796। थैंक यू बच्चों।